नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। आज से इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जीएस पेपर सेकंड, जिसमें आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशल जस्टिस यानी कि जीएस कंप्लीट पेपर करेंगे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मैंने ये बात कही थी कि जो क्लासेस स्टार्ट होगी वो इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो आज से इंटरनेशनल रिलेशन क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। आई होप जिस लेवल का हम आपको इंटरनेशनल रिलेशन कवर करेंगे वो प्रॉपर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। और जिस हिसाब का यूपीएससी पिछले 3 से 4 सालों में प्रीलिम्स का और मेंस का पेपर सेट कर रही है, चाहे वो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हो चाहे वो मेंस के क्वेश्चंस हो, चाहे वो प्रीलिम्स में डायनेमिक, क्योंकि ये आईआर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी डायनेमिक सब्जेक्ट, जैसे आपका इकोनॉमी डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसी प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशंस भी डायनेमिक सब्जेक्ट है। आजकल आप देख रहे होंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट चल रहे हैं जिसको लेकर के एक मतलब कि जो पूरा जो विश्व है वो उसका जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होता जा रहा है। जो वर्ल्ड है वो 2 ध्रुव में बढ़ता जा रहा है। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर से एक बात सिद्ध हो गई कि वर्ल्ड किस दिशा में जा रहा है। ईरान एंड जो इजराइल का डिस्प्यूट चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसको लेकर के ये कवायद शुरू हो गई है कि वर्ल्ड किस ओर जा रहा है। उसके बाद में जिस प्रकार से चीन और अमेरिका का ट्रेड वॉर था वो भी कहीं कहीं एक समस्या उत्पन्न कर रहा था। इसके साथ में कोरोना वायरस ने कहीं कहीं पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज किया है। तो आज क्लास में हम समझेंगे कि आखिरकार ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज क्यों हो रहा है। और सबसे पहले मैं आपको ये समझने की कोशिश करूंगा कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है और मेंस का सिलेबस क्या है। क्योंकि जब तक आप प्रीलिम्स का सिलेबस नहीं समझेंगे, मेंस का सिलेबस समझेंगे और उसके बाद तब तक आपको एक आइडिया नहीं लगेगा कि हमको किस डायरेक्शन में सोचना है, हमें किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, हमें किस डायरेक्शन में यूपीएससी क्वेश्चन को जो सेट करा उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूपीएससी प्री के सिलेबस को, उसके बाद मेंस के सिलेबस को। और जो भी मेंस के सिलेबस में टर्मिनोलॉजीज़ हैं हम उन पे आज काम करेंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको, अगर आप किसी सब्जेक्ट से आपको कनेक्ट होना है, अगर आपको किसी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, उसको समझना है, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट की आपको टर्मिनोलॉजीज़ आपको अच्छे से कवर करनी चाहिए, क्योंकि वो आपका एक बैकग्राउंड तैयार करता है। और अगर आपने एक बार इंटरनेशनल रिलेशंस की आपने अगर बेसिस कवर कर ली तो इससे इजी सब्जेक्ट यूपीएससी में कोई नहीं है। अगर आपने बेसिक्स को कवर कर लिया, 4-5 दिन आपने बेसिक्स पढ़ लिया और आपने 4-5-6 दिन आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, तो एक आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि हमें किस यूपीएससी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आपने यूपीएससी क्वेश्चंस पेपर आपने चेक किया हुआ या हम आपको समझाएंगे तो उसमें आपको जो लिखने कला है वो आपके हाथ बंद नहीं होंगे। ये ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी है। और 4 क्वेश्चंस मेंस में एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले सिलेबस कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। दरअसल में प्रीलिम्स का सिलेबस ये है, इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स, करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये आपका पीटी का सिलेबस है। बस आपका पीटी में यही सिलेबस दिया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, यानी इसको हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना। समसामयिक घटना ये आपका इतना क्लियर डिफाइन का यूपीएससी सिलेबस के मेंस को। और यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में लगभग
2 से 3 साल में 4 से 5 क्वेश्चंस लगभग 2 से 3 साल में आए हुए हैं प्रीलिम्स में। तो ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, अगर आपने थोड़ा सी मेहनत कर लिया तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसमें आपकी वर्ल्ड मैपिंग भी कहीं कहीं इंक्लूड होती है, और अगर हम इसमें ज्योग्राफी जोड़ते हैं तो कहीं से कहीं 8 से 10 क्वेश्चन आपके पर ईयर क्वेश्चन पूछता है यूपी से पिछले 2-3 सालों में। तो हम आपको ये मतलब कि ये यूपी सिलेबस डिफाइन किया है। अब इसके बाद सिलेबस हम डिफाइन करते हैं मेंस का, क्योंकि पिछले यानी कि यूपीएससी 2000 अगर बात करें 2020 से लेकर के 2024 तक, तो लगभग कभी 4 पूछता है, कभी 5 पूछता है, कभी 3 पूछता है, कभी 4, और इस बार के जो 24 का पीटी हुआ है इसमें लगभग 6 क्वेश्चन पूछते हैं। तो एवरेज अगर हम बात करें सबका एवरेज, तो लगभग 5 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछता है प्रीलिम्स में। तो हम इस पर कवर करेंगे, इसके पॉइंट मतलब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएंगे कि आखिरकार सिलेबस क्या है। उसके बाद में अब आते हैं मेंस पे। अब मैं सिलेबस जानने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि आखिर इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, और कुछ हम टर्मिनोलॉजीज आपको बताएंगे। एक्चुअल में इंटरनेशनल रिलेशन कुछ नहीं होता है कि एक देश दूसरे देश के साथ जो इंटरेस्ट स्थापित करता है, यानी कि जैसे इंडिया अमेरिका के जो इंटरेस्ट है, हम इंटरनेशनल रिलेशन बनाते समय हम एथिकल इश्यूज़ का ध्यान नहीं देते हैं। हम केवल ये कोशिश करते हैं कि उस देश से हमारे क्या इंटरेस्ट है, जैसे इंडिया का क्या इंटरेस्ट है अमेरिका के साथ में, और अमेरिका क्या इंटरेस्ट है इंडिया के साथ में। और मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल समझाना चाहूँगा। जैसे आपने अपने घर पे देखा होगा, अपने फैमिली में, कि जैसे आपकी फैमिली और आपका पड़ोस है, यानी पड़ोसी आपके रह रहे हैं। तो देखिए, आपके मान लिया कि एक पड़ोसी का संबंध कैसे हो सकता है कि उससे संबंध आपके खराब हो सकता है कि दीवार एक ही हो लेकिन आपस में झगड़े हो रहे हैं, कभी वो आपसे झगड़ते, कभी आप झगड़ते हो, कभी वो आपको बम फोड़ते, कभी आप वो बम फोड़ देते हैं। तो ऐसा होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान। वहीं हमारे रिलेशंस आप जब नेपाल के साथ, भूटान के साथ, तो और दूसरा जो पड़ोसी है उससे आपका संबंध हो सकता है बहुत अच्छे हो। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले खड़े हो जाते हैं आकर के। तीसरा जो पड़ोसी है वो भी कहीं ना कहीं आपका, अगर आपका हित नहीं कर सकता, आपका हित भी नहीं करेगा। यानी आपको अगर प्रॉफिट नहीं करेगा तो आपको नुकसान नहीं करेगा। और कुछ मतलब सदा मतलब एवरग्रीन आपके पड़ोसी होते हैं, जो कभी आप उनके यहाँ जाते हैं, कभी आप उनके जाते हैं। अगर उनके यहाँ कोई अगर काम होता है, शादी होती है, मुंडन होता है, तो आप उनके जाते हैं। और जब आपके यहाँ कोई शादी होती है या कोई फंक्शन होता है तो आप उनको बुलाते हैं। तो वही इंटरनेशनल लेवल पर भी लागू होता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस खराब, मतलब पिछले मतलब कि लगभग कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस से ही पाकिस्तान इंडिया रिलेशन खराब चल रहे हैं। हम ये बताएंगे आखिर खराब क्यों चल रहे हैं। हमारे इंडिया नेपाल रिलेशंस काफ़ी बेहतर है, हम इंडिया भूटान रिलेशंस काफ़ी बेहतर है, काफ़ी एवरग्रीन हमारा मित्र है, वो पड़ोसी है। वही बात करें बांग्लादेश की, तो अभी हाल ही में जो बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया, जो भी शेख हसीना की तख्ता पर सरकार की गई है, उसके पीछे समझेंगे कि आखिरकार रिजर्वेशन है या स्टूडेंट का गुस्सा है, या जो शेख हसीना ने जो वहाँ पर मतलब रजाकर या एंटी नेशनल या गद्दार शब्दों का प्रयोग किया, ये उसका गुस्सा है, या इसके पीछे कोई और मतलब कि एलिमेंट्स मतलब इन्वॉल्व है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें वेस्टर्न कंट्रीज इन्वॉल्व है या हमारे पड़ोसी देश का किसी का हाथ है, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। वही बात करते हैं कि हम अफगानिस्तान में तालिबान सरकार चल रही है, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, वो सरकार वहाँ पर चला रहा है। तो हम समझेंगे कि हम नेपाल के रिलेशंस हमारे अफगानिस्तान से रिलेशन कैसे हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, देखिए पड़ोसी हमारे 2 टाइप होते हैं, जो हमारे नेबर होते हैं वो 2 टाइप होते हैं। एक है आपका लैंड, यानी कि एक होते हैं आपके मतलब कि लैंड, दूसरा होता है आपका ओशियन। जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, ये हमारे कैसे, ये मतलब कि ये हमारे लैंड यानी कि जो भूमि में रहते हैं वो, ये मतलब कि मतलब पड़ोसी। एक हमारे ओशियन में यानी समुद्र में, ये भी कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी, जैसे श्रीलंका,
जैसे आपका अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड्स के बगल में पड़ता है आपका इंडोनेशिया, जैसे आपका पड़ता है मालदीव। तो दो टाइप के पड़ोसी होते हैं, एक ओशियन यानी कि जो समुद्र में हमारे पड़ोसी हैं, इनसे भी हमारी मतलब कि कहीं न कहीं बेहतर संबंध है, और एक होते हैं लैंड पड़ोसी। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा पड़ोसी से हमारे संबंध खराब क्यों हो रहे हैं। तो और कुछ मैं आपको बात और बताना चाहूँगा। देखिए कि इंटरनेशनल लेवल को समझने से पहले कुछ आपको मैं 2-3 चीज़ें समझाता हूँ जिसे आप समझ के एक लगाएंगे आइडिया कि आखिरकार जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो 1945 के बाद कैसे चेंज हो रहा है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ था, जिसमें एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ यूएसएसआर था। तो सबसे देखिए 1945 से लेकर 1990 तक जो रिलेशन था वो था आईपी, यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। 1945 लेकर के 1990 तक आपने अगर पढ़ा होगा एनसीईआरटी को, तो उसमें एक कोल्ड वॉर का जिक्र किया गया है। कोल्ड वॉर मतलब, कोल्ड वॉर क्या होता है, मतलब कि वो ऐसा युद्ध था जो हथियारों से नहीं लड़ा गया था, उसमें कोई वेपन्स का यूज नहीं किया गया था। उसमें क्या है कि उसमें माइंडली गेम खेला गया था, यानी कि शब्दों का युद्ध चल रहा था, शब्दों का युद्ध चल रहा था। यानी कि कभी जैसे क्या हुआ कि जैसे रशिया ने क्या किया कि 1960 में वहाँ पर यानी कि क्यूबा में अपनी मिसाइल सेट कर दी थी अमेरिका को, मतलब कि युद्ध के लिए। वहीं अमेरिका ने 1978 में अफगानिस्तान से जो यूएसएस की आर्मी थी उसको खदेड़ दिया था, मतलब खदेड़वा दिया था आतंकवादी संगठन द्वारा, उनको वेपन्स दिए, उनको मनी दी। उसके बाद में यूएसएसआर ने क्या किया कि स्पेस में यानी अंतरिक्ष में एक अपना शटल भेजा, ये यान भेजा। 1970 में अमेरिका ने भी अपना एक स्पेस यान भेजा था। दूसरी बात क्या थी कि अमेरिकी एक कैपिटलिस्ट कंट्री था और रशिया जो था वो एक मतलब कि सोशलिस्ट इकोनॉमी था या सोशलिस्ट कंट्री था। तो उसमें क्या था, उसमें जो उस समय था कोल्ड वॉर में एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था, यानी आइडियोलॉजिकल वॉर, उसमें किसी वेपन्स का यूज नहीं किया गया था। ये है आपका कोल्ड वॉर। तो कहीं ना कहीं 1945-1990 तक यानी कि केवल अमेरिका एंड रशिया, इन दोनों ये दो मतलब कि बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, जिसके एक पक्ष में अमेरिका, एक पक्ष में रशिया था। ये दोनों ही वो जो थे वो लीड कर रहे थे पूरे वर्ल्ड को। और 1990 से लेकर के जब 1991 में रशिया का विखंडन, यूएसएसआर का विखंडन हुआ, उसके बाद 1991 के 2010 तक बना इंटरनेशनल रिलेशन। तब एक नया वर्ड गढ़ा गया, इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें यह किया गया कि हमारे एक दूसरे के साथ संबंध कैसे रहेंगे, इंडिया रशिया का रिलेशन कैसे रहेगा, इंडिया अमेरिका का संबंध कैसे रहेगा, इंडिया भूटान का रिलेशन कैसे रहेगा, इंडिया चाइना का रिलेशन कैसे होगा, कैसे बनाया जाएगा। ये आपकी इसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। और अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है 2010 से लेकर 2010 यानी 11 से लेकर अब तक, इसे बोलते हैं GR यानी कि ग्लोबल रिलेशन। आपको पता होगा कि G20 कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि विश्व एक क्या है, परिवार है, यानी वर्ल्ड इज ए फैमिली। यानी ये आपका हो गया अर्थ यानी विश्व, और ये आपका हो गया ये फैमिली, इसमें ये रह रहे हैं। और ये भी कॉन्सेप्ट क्या है, तो वर्ल्ड एक फैमिली मतलब वर्ल्ड एक ट्री है, ट्री का संबंध है पेड़ से। ये ट्री वर्ल्ड एक वृक्ष है, वर्ल्ड एक घर है, इसे कहते हैं ग्लोबल रिलेशन। ठीक है, जैसे G20 की जो थीम थी मतलब कि एक अर्थ, एक फ्यूचर और एक फैमिली, ये मतलब थीम थी G20 की जो 2023 में इंडिया में कंप्लीट हुई थी। तो
ये पूरा IP, IR एंड GR। अब इसके समझने के बाद आपको मैं आपको समझाता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं। देखिए, एक होता है आपका इंट्रा, एक होता है आपका इंटर। देखिए इंट्रा में क्या होता है, इंट्रा में हमारी जो मतलब कि हमारे अंदर जो भी क्वालिटी, जो भी निगेटिविटी है उसको चेक करते हैं जैसे। और इंटर्स को समझने के लिए हम दो देशों की मतलब एक दो देशों की भी हम समझ सकते हैं, हम एक स्थान दूसरे स्थान को भी समझ सकते हैं, हम एक क्लास को दूसरी क्लास से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, हम एक आइलैंड दूसरे आइलैंड से भी कंपेयर कर सकते हैं, हम एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कंपेयर कर सकते हैं। ये होता है आपका इंटर। लेकिन इंटरम क्या होता है, इंटरम केवल हमारी, यानी सपोज मान लिया ए है और बी है, तो अब ए बी हो गया, यानी एक्स वाई हो गया, ठीक है, उसके बाद पी क्यू हो गया। तो जो इनमें जो डिफरेंसेस होते हैं, ए बी में जो डिफरेंस है इन्हें कहते हैं इंटर। एक्स वाई में जो डिफरेंस है इसे बोलते हैं इंटर। पी क्यू में है तो इसे बोलते हैं इंटर, यानी इनमें डिफरेंस, एक्स वाई में डिफरेंस, पी क्यू में डिफरेंस, ए बी में डिफरेंस, इसे बोलते हैं इंटर। लेकिन अगर आपको इंट्रा जानना तो केवल इसके अंदर जो भी क्वालिटीज हैं, जैसे मैं कहते हैं आत्मशुद्धि, आत्मविश्वास, तो ये आपको होता है इंट्रा। आई होप आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट कीजिए, एक बार फिर से आपको समझा दिया जाएगा। अब बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। देखिए मेंस में पहली जो यूनिट है उसमें लिखा है इंडिया एंड इट्स नेबर रिलेशन। ये आपका पहला यूनिट है। अब देखिए इसमें क्या है, इंडिया एंड नेबर, ये दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। यानी कि इंडिया एंड नेबर बनी भारत के पड़ोसी के साथ संबंध कैसे हैं। देखिए भारत के पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं। सपोज मान लिया कि इंडिया भूटान का रिलेशन अच्छा है, इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन अच्छा है, इंडिया श्रीलंका के रिलेशन अच्छे हैं, इंडिया म्यांमार के रिलेशन अच्छे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रिलेशंस मतलब कि हमारे पड़ोसी देशों का संबंध दर्शाते हैं। लेकिन हम ये भी काउंट करेंगे अगर हमारे किसी देश के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं तो वो भी इंटरेस्ट रिलेशंस में ही काउंट किए जाएंगे। जैसे पाकिस्तान एग्जाम्पल, 75 साल देश की आज़ादी हुई लेकिन हमारे पाकिस्तान संबंध कभी अच्छे नहीं रहे हैं। 1962 वॉर के बाद में हमारे इंडिया चाइना के रिलेशंस अच्छे नहीं रहे हैं। यानी ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल से, सपोज मान लिया कि आपका फैमिली है और फैमिली में आपका दो पड़ोसी है, एक पड़ोसी से आपका संबंध अच्छे हैं तो वो भी इंटरनेशनल रिलेशंस है, और अगर आपके एक पड़ोसी से संबंध अच्छे नहीं है तो वो भी कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस का ही पार्ट है। अब कैसे, सपोज मान लिया पाकिस्तान है, अब इंडिया, अब हमारे इससे संबंध अच्छे नहीं, लेकिन हो सकता है कि चाइना के संबंध इससे अच्छे हो, तो क्या करेगा ये जो है पाकिस्तान इसके थ्रू भारत के रिलेशन पर इफेक्ट डाल सकता है, जबकि हमारे संबंध इससे नहीं है, अच्छे नहीं है, लेकिन इसके से तो अच्छे हैं। तो हो सकता है कि ये जो संबंध इसके मतलब कि ये जो है इसके द्वारा संबंध खराब किए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर सीपैक, पीओके में रोड बनी है, इसने पाकिस्तान ने बनवाई है रोड है इसके अगेंस्ट में, जबकि हमारे रिलेशन इससे अच्छे नहीं हैं। तो हम हमारे मतलब कि हमारे बांग्लादेश से पड़ोसी देश से रिलेशन अच्छे हैं ये भी काउंट होता है, और हमारे जिस देश से रिलेशन अच्छे नहीं होते हम वो भी काउंट करते हैं। तो
वही बात कर रहा है कि इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज, जैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो भी प्रॉब्लम किए गए हैं हम उनको भी मतलब कि सब समझेंगे। और अगर आपने एक बार फॉरेन पॉलिसीज़ को आपने अच्छे समझ लिया, इंडिया लेवल पॉलिसीज़ को आपने अच्छे समझ लिया, एक्ट मतलब कि एक्ट नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी को आपने अच्छे से समझ लिया, तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन में आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। और साथ ही जो भी आपके मतलब कि जो नेबर कंट्रीज हमारे हैं उनकी पॉलिसी को समझने में आपको बहुत अच्छा महसूस करेंगे आप, उन्हें काफ़ी समझने में आपको मतलब की सहूलियत होगी। ठीक है, अभी देखा आपने बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया सरकार का, इससे भारत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल का एक पार्ट है। अब एक चीज और समझ लीजिए, जैसे सपोज मान लिया कि आपके फादर हैं, आपके फादर जो हैं उनके 2 बच्चे हैं और आपस में झगड़ा, 2 बच्चों में आपस झगड़ा हो गया। पिताजी को पता है कि हमारे रिलेशन जो हैं मतलब कि जो हमारा जो जिस बेटे मतलब कि हमारे इस बेटे गलती है, लेकिन दूसरे थप्पड़ मार देगा। क्यों? क्योंकि उससे अपना काम निकलवाना है, क्योंकि वो काम करता है, वो जॉब करता है, वो पैसे देता है, और दूसरा लड़का वो जॉब नहीं करता, पैसे देता है, तो पिता क्या करेंगे? उसको मार देंगे, लेकिन जिसकी गलती उसको नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है। इसलिए इंटरेस्ट रिलेशन स्थापित करने के लिए हमें सिर्फ इंटरेस्ट चलना पड़ता है, वहाँ पर एथिकल इश्यूज नहीं देखे जाते। अच्छा, अब जैसे अब मान लिया कि आपके पड़ोसी हो गए, लेकिन होता क्या है कि आपके पड़ोस के बाहर भी कुछ दोस्त रहते हैं। जैसे आपका गांव है, गांव में आपके पड़ोसी हैं, और आपके कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जैसे जो पड़ोस के बाहर रहते गांव में लेकिन थोड़ा बाहर रहते हैं। तो क्या जब आपके घर में फंक्शन होता है, किसी की शादी होती है या मुंडन होता है या बर्थडे होता है, तो आप उनको इन्वाइट करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? मित्र राष्ट्र। उन्हें क्या कहते हैं? मित्र राष्ट्र। ऐसे ही हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे तो हमारा रिलेशन अच्छी नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ जो हमारे मित्र राष्ट्र जैसे रसिया, जैसे अमेरिका, जैसे जापान, जैसे जर्मनी, जैसे आपको यूनाइटेड किंगडम, ये हमारे मित्र राष्ट्र हैं। तो इनसे संबंध हमारे कैसे, ये भी स्थापित करेंगे। जैसे कि रशिया यूक्रेन से मतलब कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, जबकि मुझे पता है कि यूक्रेन को मतलब कि अपने अधिकार लेने की पूरी आज़ादी है। वो एक सॉवरन कंट्री है, और सॉवरन कंट्री में सॉवरन कंट्री जो होती है उसका जो राष्ट्रपति होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो जजमेंट ले सकता है कि हमारे देश में क्या अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, और हमने यूक्रेन साथ में देकर रशिया के साथ दिया। क्यों? क्योंकि जबकि यूक्रेन से गेहूं और सूरजमुखी तेल आता है, जबकि हमें पता है कि वहाँ से गेहूं और ऑयल आ रहा है, लेकिन हमने समझा कि हम तेल और गेहूं पैदा कर लेंगे, और वहीं रसिया से हमको नेचुरल गैस आती है। ये कहाँ से लाएंगे? नेचुरल गैस कहाँ से लाएंगे? इसलिए हमारे इंडिया ने, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रशिया का सपोर्ट किया, यूक्रेन नहीं किया। तो इंटरनेशनल रिलेशन केवल प्रॉफिट बेस पर काम करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट पे काम करता है इंटरनेशनल रिलेशन। सिर्फ आपको इंटरनेशनल रिलेशन ऐसा सब्जेक्ट है, आपको हर डायनेमिक सोचना पड़ेगा। और मैं जिस और आपको मतलब कि सोचने की ओर मतलब कि ले जा रहा हूँ, वो केवल और केवल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ नहीं, क्योंकि आपका पेपर क्लियर हो जाए बस, प्रीलिम्स का, मेंस का। तो ये हो गया आपके इंटरनेशनल मतलब कि इंडियन नेबर रिलेशन। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में आपका है बाइलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग। ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट relating to India
relating to India and affecting India's interest and affecting India's interest। ये आपके सेकंड यूनिट है। अब देखिए इसमें आपको क्या समझना है कि बायलैटरल रिलेशंस क्या होते हैं, रीजनल रिलेशंस क्या होते हैं और ग्लोबल रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, फिर समझेंगे एग्रीमेंट क्या होता है और कैसे बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल रिलेशंस जो हैं, मतलब ये जो वर्ड है, जो रिलेशन हमारे, ये कैसे इंडिया की जो मतलब इंडिया की जो मतलब इंटरेस्ट है उसको कैसे प्रभावित करेंगे, हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बायलैटरल। देखिए द्विपक्षीय यानी इसे कहते हैं द्विपक्षीय, यानी कि दो पक्षों की, जैसे सपोज मान लिया कि हमारे इंडिया से और बांग्लादेश के रिलेशंस अच्छे हैं, ये हो गए बायलैटरल। इंडिया एंड अफगानिस्तान से रिलेशन हमारे अच्छे हैं, इसमें केवल दो देशों की बात की जाएगी, दो देशों की बात की जाएगी, बायलैटरल यानी द्विपक्षीय, है ना। इंडिया अमेरिका की बात की जाएगी, इंडिया रशिया की बात की जाएगी। इनसे रिलेशंस हमारे कैसे हैं वो आते हैं आपको द्विपक्षीय में आते हैं। ठीक है, जैसे कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं जो जैसे इंडिया बांग्लादेश की मिलिट्री एक्सरसाइज क्या है, इंडिया रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज क्या है, इंडिया इंडोनेशिया एक्सरसाइज क्या है, तो ये भी कहेंगे बायलैटरल में आती है। और कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जो रीजनल में आती है, वो भी बात करेंगे। तो ये आपका हो गया आपका बायलैटरल, यानी कि बायलैटरल में ये होता है केवल दो देशों की रिलेशंस को काउंट किया जाता है, यानी दो देशों के संबंधों को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अमेरिका, इंडिया रशिया, इंडिया जापान, इंडिया यूनाइटेड किंगडम, इंडिया जर्मनी, ये होते बायलैटरल रिलेशंस होते हैं। अब आते हैं रीजनल। देखिए रीजनल रिलेशंस ऐसे होते हैं जो मतलब कि क्षेत्रीय संबंध होते हैं। क्षेत्रीय संबंध जैसे इसमें कोई ग्रुप भी हो सकता है, इसमें कई कंट्रियों का समूह भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल तौर पर आपको मैं बिमस्टेक, सार्क, तीसरा नंबर आपका आ गया एशियन कंट्री, आसियान हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपको हो गया एससीओ हो गया, आपका ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स। ये आपके कैसे हैं, ये आपके रीजनल रिलेशंस हैं, मतलब रीजनल, ये मतलब ये रीजनल है। इसमें देखो ब्रिक्स में 5 कंट्री हैं, एशियन में 10 लगभग कंट्री हैं। ठीक है, बिमस्टेक में भी कंट्री है, मतलब कि एक मतलब कि देशों का समूह है। सार्क में भी 8 कंट्रियों का समूह है। और ठीक है, और कुछ रिलेशंस मतलब ये इसमें भारत का जो है, ये भारत मतलब इंडिया इसका पार्ट है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे भी हैं जो इसका पार्ट नहीं है। देखिए जब भी इन संबंधों की बात की जाएगी तो कहीं न कहीं भारत भी इसमें इंक्लूड है, तो इसलिए भारत के जो संबंध है वो कहीं न कहीं इनसे प्रभावित होंगे। जब भी कोई जजमेंट लेंगे तो इसकी जो पॉलिसी है वो कहीं न कहीं इंडिया पे अफेक्ट डालेगी। ठीक है, चाहे आपका आसियान के कोई भी पॉलिसीज हो, या आपका बिमस्टेक की कोई पॉलिसी हो, या आपका सार्क में जो भी संबंध है, भारत सार्क के संबंध कैसे हैं, भारत बिमस्टेक संबंध कैसे हैं, भारत एशियान के संबंध कैसे हैं, भारत ब्रिक्स संबंध कैसे हैं, भारत एससीओ के संबंध कैसे हैं, तो ये आपका है, या इसे कहते हैं रीजनल, यानी कि क्षेत्रीय। जैसे क्षेत्रीय में जैसे बात करते हैं कि एक कॉन्टिनेंट की बात हो सकती है, जैसे इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो सकती है। हाँ, एक और है आपका क्वाड, इसमें ट्राइलेटरल भी आ सकते हैं, इसमें क्वाड भी आ सकते हैं, इसमें ट्राइलेटरल में द्विपक्षीय संबंध आ सकते हैं, इसमें क्वाड भी आ सकते हैं। क्वाड का जैसे एग्जांपल, जैसे एक है IT, यानी कि एक I2U2, ये तो भी रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसमें आपका इंडिया एंड इजराइल, UAE एंड यूनाइटेड स्टेट, यानी कि 4, यानी कि इंडिया, इजराइल, UAE एंड अमेरिका। ये भी कहीं कि क्षेत्रीय रिलेशंस है, क्षेत्रीय संबंध है। तो ये क्या है, ये आपके रीजनल पॉइंट पर, लेकिन कुछ संबंध कुछ मतलब कि रीजनल जो कुछ आपके क्षेत्रीय मतलब ऐसे संगठन हैं जिसमें भारत का पार्ट नहीं है, जो भारत का हिस्सा, यानी भारत उनका हिस्सा नहीं है, फिर भी कहीं कि उनकी पॉलिसीज़ को इंडिया मतलब कि जो भी उन पॉलिसीज़ को मतलब कि फ्रेम किया जाता है, उनसे कहीं कि भारत की जो इंटर रिलेशन है वो प्रभावित होते हैं। जैसे कि
सपोज मान लिया आपका हो गया RCEP। इस ये मतलब RCEP में भारत जो है इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी RCEP की जो पॉलिसीज है वो कहीं की भारत के संबंधों पर असर डालती है। दूसरा आपका CTBT, ये भी कहीं कहीं जो है, ये भी कहीं कहीं इंडिया की पॉलिसीज मतलब रिलेशंस को प्रभावित करते हैं। एक आपको हो गया NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी एंड रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक, तो जो भारत जो है इंडिया इन ग्रुप का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जो भी इनकी पॉलिसी, ये जो पॉलिसी बनाएंगे कहीं पे इनकी बनाई पॉलिसीज मतलब कि भारत के संबंधों पर असर डालती है। तो हम इनको पढ़ेंगे कि RCEP क्या है, CTBT क्या है, NPT क्या है एंड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। भारत इसका संबंध नहीं है, भारत इसका सदस्य राष्ट्र नहीं है, लेकिन फिर भी समझेंगे कि अधिकार NPT की जो पॉलिसी है उस पर भारत के संबंधों पर क्या असर डालती है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपके आ गया ग्लोबल रिलेशन, यानी कि ग्लोबल यानी कि वैश्विक। अब वैश्विक ग्रुप क्या होते हैं, जैसे इसमें आपका हो गया आपका UN हो गया, इसमें आपका हो गया आपका IMF, इसमें आपका हो गया वर्ल्ड बैंक, इसमें आपका हो गया WTO, इसमें आपका हो गया WHO हो गया, इसमें आपका WMO हो गया आपका, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ये कहने के आपके जो रिलेशंस हैं, ये कहने के आपके रिलेशंस, ये ग्लोबल रिलेशंस हैं। UN, इसमें लगभग मान चलो 150 ज़्यादा कंट्रीज में इन्वॉल्व हैं। IMF कम से कम 180 देश ज़्यादा इसमें है। WB, इसमें भी लगभग 150 से ज़्यादा कंट्री है। WTO, WHO एंड WH को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, WN। तो ये कहने की वैश्विक जो मतलब ये कहने की वैश्विक ये ग्रुप है। जब भी UN कोई पॉलिसी बनाएगा तो उसका इसकी बनाई जो पॉलिसीज है वो भारत के संबंधों पर असर डालेंगी। WTO की पॉलिसी बनाई भारत संबंधों पर असर डालेंगी। IMF की बनाई पॉलिसीज मतलब कि जब ये पॉलिसी बनाएगा तो कहीं ना कहीं भारत के संबंधों पर असर डालेंगी। वर्ल्ड बैंक जब कोई पॉलिसी बनाएगी तो इसकी जो पॉलिसी कहीं ना कहीं भारत संबंधों पर असर डालेगी। WMO कहीं ना कहीं ये भी जो पॉलिसी बनाएगा भारत संबंधों पर असर डालेगी। तो ये आपका हो गया आपका ग्लोबल। अब इसे अब ग्रुपिंग यानी ग्रुप जो ग्रुप है, ठीक। एग्रीमेंट क्या होते हैं, मतलब कि एक देश दूसरे देश द्वारा जो भी मतलब कि जो भी कह सकते हैं कि जो भी मतलब कि जो भी प्रॉमिस करते हैं, जैसे हम मतलब कि जैसे इंडिया ने वादा किया कि हम आपको गेहूं देंगे, आप बदले हमको आप पेट्रोलियम दीजिए, तो ये एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। तो पहले एग्रीमेंट है, ठीक है। उसके बाद में अच्छा इंडियाज एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, और ये कहीं ना कहीं भारत की जो इंटरेस्ट है उस पर क्या असर डालते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आखिरकार ये जितने भी ग्रुप हैं इसके मतलब ये कैसे इंडिया के इंटरेस्ट को प्रभावित करते हैं, इंडिया के जो इंटरेस्ट है उनको कैसे प्रभावित करते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। जैसे सपोज हम मान लिया कि आपकी फैमिली में होता ये है, कभी आपने देखा होगा कि आपकी फैमिली में जैसे आपकी फैमिली और आपके पड़ोसी, जब भी कभी आग लगती है तो देखा होगा आपने सभी जो पड़ोसी हैं वो एक दो को छोड़ के, क्योंकि वो जो आपको पसंद नहीं करते हैं, सब छोड़ के से आपकी आग लग गई तो सभी दौड़ा चले जाते हैं आपकी सहायता करने के लिए। तो कुछ ऐसे मतलब कि ग्रुप हैं जो कहीं की भारत का सपोर्ट करते हैं और कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो भारत का अपोज करते हैं। तो हम ये भी समझेंगे कि आखिरकार ये मतलब कि ये इनसे हम इनकी जो पॉलिसी कैसे भारत को मतलब कि प्रभावित करता है, ठीक है। अब तीसरी यूनिट आती है
impact of policies and politics of developed and developing countries on India and India diaspora. India's diaspora. ये आपकी तीसरी यूनिट है, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज। सपोज मान लिया कि भारत ने ब्राज़ील से संबंध बनाए, भारत ने अमेरिका से संबंध बनाए, भारत ने रशिया से अपने संबंध स्थापित किए। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये होती है कि जब हम ब्राज़ील से संबंध बनाएंगे तो हमारा देखने का नज़रिया क्या होगा, हमारी सोच क्या होगी। हम जब ब्राज़ील से संबंध बनाएंगे तो हम क्या माइंडसेट करके उससे मतलब कि रिलेशन बनाएंगे। वहीं जब हम कि अमेरिका से संबंध बनाएंगे तो हमारी जो माइंडसेट है वो क्या होती है विकसित राष्ट्र से संबंध बनाने की। ठीक है, जब हम रशिया से संबंध बनाते हैं तो हमारा क्या सोच होती है, क्या हम माइंडसेट से मतलब कि रशिया से संबंध बनाते हैं, हमारी क्या क्या माइंडसेट होता है। हम जब इंडिया बांग्लादेश संबंध बनाएंगे तो हमारी क्या माइंडसेट होता है कि हम संबंध बनाएंगे बांग्लादेश के साथ। सपोज दैट मान लिया आपके घर के आसपास 2-3 फैमिलियाँ रह रही हैं और एक फैमिली में झगड़ा हो रहा है, दूसरी फैमिली शांतिपूर्ण रह रही है। तो हम कोशिश करते तो जो मतलब कि जो फादर होता है वो कहता है बेटा उनके साथ रहा करो, उनके बच्चों के साथ खेला करो, फिर वो शांति रहती, वो उनके बहुत शांति रहती है। और ये तो मतलब लड़ते झगड़ते रहते हैं। अगर पिता ये कहता है कि यहाँ जाया करो, ये सीखो कैसे झगड़ते हैं, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो उसी बात मतलब वही बेस मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जब पॉलिसीज बनाते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होता है। सपोज मान लिया कि अभी आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपका पिता का जो मतलब कि गांव में जो सम्मान है वो कम होगा, वही जो रिलेटिव है सम्मान कम होगा। और दूसरी बात ये कि आप जैसे आपकी फैमिली और बगल में एक पड़ोसी है, तो जब भी आप अपने पड़ोसी संबंध स्थापित करेंगे तो आप क्या माइंडसेट लेके करेंगे। सपोज मान लें कि आप और आपके पड़ोसी वो गरीब है और आप अमीर हैं, तो आप उससे क्या सोच समझ स्थापित करेंगे या वो आपसे क्या सोच के संबंध स्थापित करेगा। वही एक आपकी फैमिली, एक पड़ोसी फैमिली, वो आपसे पैसे वाला है, वो आपसे ज़्यादा अमीर है, तो आप उससे संबंध कैसे स्थापित करेंगे, क्या माइंडसेट लेके स्थापित करेंगे, या वो आपसे किस माइंडसेट आपका समझ स्थापित करेगा। ये भी सोचने वाली बात है। हम आप सपोज मान लीजिए गरीब आदमी जो आपसे रिलेशन बना रहा है आपके घर से, आप IAS तैयारी कर रहे हैं, तो वो इसलिए हो सकता है बना रहा हो कि कभी आप अगर तैयारी कर रहे हैं, कभी आपका सिलेक्शन हो गया आपका, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमको कहीं ना कहीं पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। और जो आपका आपसे जो अमीर है वो ये सोच के आपसे मतलब की समझ स्थापित करेगा कि अगर इसका IAS में अगर नाम आ जाता है, अगर इसका बेटा IAS अधिकारी बन जाता है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में अगर हमको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम पड़ेगा तो कलेक्टर साहब काम आएंगे। तो ये माइंडसेट सोच के आपको इंटरेस्ट पढ़ना पड़ेगा कि आखिरकार जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, यानी जो विकसित राष्ट्र हैं, उनसे संबंध कैसे स्थापित करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि विकसित राष्ट्र जो है भारत को
एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था और उभरता हुआ देश के रूप में देख रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि अमेरिका भारत को हर चीज़ में शामिल कर रहा है। क्यों? भारत 140 करोड़ का देश है। भारत में ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा है। आज आप डॉक्टर देख रहे हैं, इंजीनियर देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर देख रहे हैं, आप डॉक्टर्स हैं, है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं। तो क्या है, भारत एक मार्केट है और पूरे मतलब कि भारत की 140 करोड़ जनसंख्या है और यूरोप में और भारत की लगभग 140 करोड़ जनसंख्या में लगभग अगर मान लिया कि अगर भारत में 10 करोड़ भी, अगर 10 करोड़ लोग अगर अमीर हैं तो कहेंगे यूरोपियन से हमारे देश में ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, ज़्यादा करोड़पति हैं। तो यूरोपियन जो बिजनेसमैन है वो अब गवर्नमेंट से प्रेशर बनाएगा कि आप भारत में स्थापित कीजिए, वहाँ पर हम इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, वहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, है ना। तो कहेंगे कि भारत की जो साख है, भारत की जो रिलेशन वो क्यों सुधरते जा रहे हैं? क्योंकि भारत एक उभरती हुई मतलब ग्लोबल इमर्जिंग इकॉनमी है और इमर्जिंग जैसे भारत में सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज है। भारत में सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं कि कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूम चीज़ ज़्यादा इंडियन करते हैं। इसलिए भारत के आप देख रहे हैं क्वाड में भारत शामिल, ITU-2 में भारत शामिल। अमेरिका क्यों चाहता है कि भारत संबंध हमारे सुधरे? क्योंकि भारत एक मार्केट है। रशिया क्यों चाहता है कि भारत के साथ संबंध स्थापित हो? क्योंकि भारत एक मार्केट है। जर्मनी क्यों चाहता है कि भारत के साथ संबंध हमारे अच्छे हों? क्यों? क्योंकि जानता है भारत एक ग्लोबल इकॉनमी है, एक इमर्जिंग इकॉनमी, एक इमर्जिंग कंट्री है। वहाँ सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज है, वहाँ हमको सस्ते मजदूर मिल जाएंगे। जब इंडस्ट्री सेट करेंगे हमको सस्ते मजदूर मिल जाएंगे। तो जो डेवलप कंट्री होती हैं वो ये सोच के संबंध स्थापित करती हैं। अब जैसे इंडिया जो है, ब्राज़ील, अच्छा इंडिया क्या सोचता है? इंडिया सोचता है कि हम अमेरिका से संबंध स्थापित करेंगे कि अगर जब भी कोई इन्वायरमेंट का इशू आता है, यानी कि कोई पर्यावरण संबंधी मुद्दे आता है, तो हो सकता है वो हमको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सके, यानी कि सहायता दे सके राशि, और हो सकता है कि वो जो मतलब कि जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है वो हमको प्रोवाइड कर सके। हो सकता है हम इसलिए संबंध स्थापित करते हो सकता है कि सिविल न्यूक्लियर डील को लेकर के इंडिया पॉलिसी मतलब इंडिया रिलेशन स्थापित करना चाहता हो अमेरिका से, या हो सकता है इंडिया के रशिया की जो रिलेशन है, हो सकता है कि जो रशिया वो डिफेंस से बहुत आगे, हो सकता है हम रशिया से संबंध इसलिए स्थापित करना चाहते हो क्योंकि हमको डिफेंस टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। हम साउथ अफ्रीका संबंध कैसे मतलब कि स्थापित कर सोचते हैं कि हो सकता है कि वो मतलब रॉ मटेरियल हमको दे सकता है, या हो सकता है कभी वक्त पड़ेगा साउथ अफ्रीका तो हम उसकी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। हम ऐसे समझ हम साउथ अफ्रीका के साथ, ब्राज़ील के साथ ऐसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो माइंडसेट होता है कि हमें किस देश से संबंध कैसे माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपको स्थापित कर रहे हैं। तो ये आपको होता है, ये आपको डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज के रिलेशंस, जैसे हमारा इंडिया का ब्राज़ील से संबंध कैसे स्थापित होंगे, भारत साउथ अफ्रीका से संबंध कैसे स्थापित करेगा, उसका क्या माइंडसेट होगा। जब भी हम अमेरिका की तरफ देखते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होगा, जब भी हम रशिया की तरफ देखते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होगा संबंध को स्थापित करने के लिए। तो आपको माइंडसेट समझना पड़ेगा, आपको एक सोच समझनी पड़ेगी कि हम जब किसी देश से संबंध स्थापित करते हैं तो किस वजह से संबंध स्थापित करते हैं, क्या ऐसी रीज़न है जो हम संबंध स्थापित करते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। खैर ये भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद में इंडिया डायस्पोरा। अब डायस्पोरा क्या होता है? इंडिया डायस्पोरा, आपने देखा होगा कि खाड़ी देशों में, अमेरिका में, यानी कि कह सकते हैं कि लगभग 80 से 90 कंट्रीज़ में भारत के लोग वर्क काम कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली में साउथ अफ्रीका में कुछ क्राइसिस आया था, तो उसको लेकर के यानी कि उसको लेकर के मतलब कि भारत की जिम्मेदारी, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर हमारे मतलब कि इंडियंस अगर कहीं पर किसी फॉरेन कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं किसी प्रॉब्लम में, तो उनको निकालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी है कि भारत से बाहर जो भी इंडियन हैं अगर प्रॉब्लम में हैं तो उनके निकालने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट से प्रेशर बनाएगी कि आप इनको रिलीज़ कीजिए। अब वही रिसेंटली आपने इंडिया यूक्रेन के वॉर देखा, इंडिया यूक्रेन के वॉर में भी जो वहाँ इंडियन थे उनको निकाला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा।
वहाँ ऐसा भी कहा गया कि 3 घंटे के लिए रशिया ने युद्ध रोक दिया था भारतीयों को, जो वहाँ भारतीय थे उनको निकालने के लिए। अच्छा इनको निकाल, मतलब कि डायस्पोरा क्या होता है? डायस्पोरा ऐसे लोग होते हैं कि जैसे खाड़ी देशों में कोई वर्क कर रहा है, यानी ये काम करते हैं, रशिया में काम करते हैं, है ना, उसके अमेरिका में काम कर रहे हैं, ब्राज़ील में काम कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में काम कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, यहाँ जब काम करते हैं तो यहाँ की जो रुपया है ना, यहाँ का डॉलर, वो इंडिया ट्रांसफर करते हैं। इसे हम बोलते हैं रेमिटेंस बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं। तो कहेंगे ये पैसा कमा करके भारत भेजते हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी मजबूत होती है। और जब भारत की इकोनॉमी मजबूत होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इनको निकालिए यहाँ से। तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके समझने की कोशिश करेंगे कि डायस्पोरा का क्या रोल है भारतीय इकोनॉमी में, कैसे मतलब कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो कैसे भारतीय इकोनॉमी को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बना रहा है, हम इस पर समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे जो लास्ट आपका जो वो है, जो लास्ट जो आपका पॉइंट है सिलेबस का, मेंस का, इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड forums and their structural mandate। ये आपका लास्ट यूनिट है आपकी। इसमें हम समझेंगे कि आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ये आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, और प्लस फोरम्स। ये जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं आपके, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस यूएनओ, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, WHO, WMO, ये आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कहीं ना कहीं जब भी कोई ये जजमेंट लेता है, ये जजमेंट लेता है, ये जजमेंट लेता है, ये जजमेंट लेता है, तो जो इसका जो जजमेंट है उसकी भारत पर क्या असर पड़ता है संबंधों पर, या जब भी भारत को जजमेंट लेता है तो इसके जो लीवर जजमेंट है वो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम इसके बारे में भी सब समझेंगे कि ये जो संबंध, मतलब ये जो जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके द्वारा लिए हुई जजमेंट को इनके भारत के संबंधों पर क्या असर पड़ता है, या भारत जो जजमेंट है उनके लिए, मतलब भारत का जो जजमेंट है उसके लिए जजमेंट को इन पर क्या असर पड़ता है, हम इसके बारे में समझेंगे। इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। जैसे 1991 में जब भारत में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो हमने इंडिया ने क्या किया, IMF से $2 बिलियन लिए थे हमने। तो उस वक्त इसकी बनाई हुई पॉलिसी भारत पर क्या असर हुआ था, हम मतलब कि LPG लाए थे, यानी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन लाए थे। तो समझे कि आखिरकार इनके द्वारा बनाई पॉलिसी भारत पर क्या असर होगा। जैसे WHO कोविड लेकर के क्या इसने मतलब कि एक गाइडलाइंस तैयार की थी, वो भारत पर क्या असर होगा इसको भी समझेंगे। वर्ल्ड बैंक भारत को कभी एक्सेशन देता है, बहुत कम ब्याज पे लोन देता है, तो समझेंगे कि इसके जो जजमेंट है भारत पे क्या असर पड़ते हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में कुछ संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, कुछ आपके फोरम्स हैं। जैसे 2015 में आपका पेरिस में एक पेरिस पैक्ट हुआ था, तो उसमें मतलब कि इन्वायरमेंट लेकर के इश्यूज हुए थे कि हम कार्बन को कम करेंगे। क्या कार्बन कम किया जा सकता है? प्रेजेंट टाइम में ये सिचुएशन है कि आप लाइट बगैर रह सकते हो नहीं।
आज की 20 साल 30 साल पहले क्या था कि लगभग हर घर में टीवी नहीं था, फ्रिज नहीं था, कूलर नहीं था, गीज़र नहीं था, एसी नहीं थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हर घर में कहीं फ्रिज है, कूलर है, रेफ्रिजरेटर है, कलर टीवी है, गीज़र है, एसी भरे पड़े। तो इसके लिए क्या चाहिए? लाइट। तो क्या हम कोल नहीं जलाएंगे, कोयला नहीं जलाएंगे, आप कोल जलाएंगे। तो हो सकता है कि जो मतलब कि जो डेवलप कंट्री हैं वो इसके स्थान पर हो सकता है कि हमको एनर्जी दे दें। तो ये कुछ ऐसे, ये आपकी लास्ट यूनिट है और आपका ये आपका मेंस का सिलेबस है। तो आज क्लास को यही रोकते हैं और कल से आपकी प्रॉपर जो इंटरनेशनल रिलेशंस की वो क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि 1945 लेकर के 1990 तक जो कोल्ड वॉर हुआ था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज़ बारीकी समझते चलेंगे कि आखिरकार इस कोल्ड वॉर का असर भारत पाकिस्तान क्या पड़ा, भारत रशिया क्या पड़ा, भारत अमेरिका क्या पड़ा, भारत की इकॉनमी कैसे प्रभावित हुई, भारत के जियोपॉलिटिकल रिलेशंस कैसे मतलब कि प्रभावित हुए, भारत के मतलब कि रीजनल या ग्लोबल रिलेशंस कैसे प्रभावित हुए। उसके बाद धीरे करके हम इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, इंडिया अमेरिका, इंडिया ब्राज़ील, इंडिया जापान के रिलेशंस को समझेंगे। उसके बाद में कुछ आपके ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपका नाम हो गया, नो अलाइंस मूवमेंट हो गया, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नाम जो था यानी कि गुट निरपेक्ष नीति कैसे मतलब कि पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। गुट निरपेक्ष जैसे आंदोलन बोलते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज आपका ये सिलेबस रहा। आपको हो सकता, आई होप आपको जो आज जो आपकी जो क्लास है ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास लगी होगी। जब आप पढ़ेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी और इसमें आपको बाकायदा शब्दों के साथ मैंने आप मतलब जो भी इसके टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको मैंने प्रॉपर समझाया है। तो अगर आपको इंटर रिलेशन समझना है तो आप इस क्लास को पहले समझने की कोशिश कीजिए। कल से हम आपकी प्रॉपर क्लास स्टार्ट करें इंटर रिलेशंस की, जिसमें आपको हम मतलब कि इंटर रिलेशन पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको हमारे माध्यम से पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और सबसे बड़ा कमेंट कीजिए। आपका कमेंट हमको सामर्थ्य प्रदान करता है, आपका कमेंट हमको ताकत प्रदान करता है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिए। आप गलती कमेंट कीजिए, आप मेरी कमियां निकालिए, मैं उस पर काम करूंगा, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट कहीं कि हमारे टॉनिक का काम करता है। और आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, अगर आपको सच में यूपीएससी की तैयारी करनी है, सच में आपको यूपीएससी क्रैक करना है, तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, क्योंकि हम आपको केवल और केवल यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट व्यू से पढ़ाएंगे। हम आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, आपको हम किसी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं कराएंगे। होता क्या है कि हमारे जो टीचर हैं, कुछ टीचर ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी यूपीएससी एग्ज़ाम दिया ही नहीं है। तो जैसे महानुभाव हैं टीचर हमारे, जिन्होंने कभी यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं दिया, कभी यूपीएससी पेपर, बस कभी यूपीएससी बारे में कभी यूपीएससी के दर्शन नहीं किए, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं। यूपीएससी कहते हैं कि यूपीएससी में ये पढ़ लो, यूपीएससी क्रैक कर लो, यूपीएससी क्रैक हो जाएगा आपका। आपको सिर्फ केवल टीचर वो आपको सिर्फ गुमराह करते हैं। देखिए, अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो आप लोग टीचरों को लाइक करना बंद कीजिए। पसंद नापसंद से यूपीएससी आपको क्लियर नहीं होगा आपका। सबसे मान लिया आप इस टीचर को लाइक करते हो, आप लाइक करो, 2-3 साल आप लाइक किया, क्या लाइक करने से कोई यूपीएससी क्लियर हुआ? नहीं हुआ। एक बार आपका मुंह भंग हो जाएगा। तो आप उस टीचर को पकड़िए, हाँ, आप उस टीचर पकड़िए जो आपका यूपीएससी क्लियर करा दे। और आई होप मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी आपके इंटरनेशनल रिलेशन, जो भी आपके प्रीलिम्स में मेंस पे क्वेश्चन आएंगे 2025 में, वो आपके डायरेक्ट कनेक्ट होंगे। कल हम आपको ये भी मतलब प्रूव करके दिखाएंगे आखिरकार जो आपका जो मैं आज मैंने क्लास आपकी जो क्लास ली है
इंटरनेशनल रिलेशंस की जो आपको सिलेबस समझाया है ये कितना इफेक्टिव, कितना कारगर होगा। आप यूपीएससी प्री और मेंस के क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करेंगे आप, क्योंकि आज आपने समझा कि सिलेबस, क्योंकि कोई आपको सिलेबस समझाता ही नहीं है। बायलैटरल रिलेशंस क्या होते हैं, रीजनल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, नेबर कंट्रीज क्या होती हैं। और शायद आपको पहले ये पता चला होगा, कुछ लोगों को पता चला होगा कि नेबर दो प्रकार के होते हैं, एक लैंड पे होते हैं, एक आपको ओशनिक पड़ोसी होते हैं। श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव, ये हमारे पड़ोसी, ये हमारे मतलब समुद्री पड़ोसी राष्ट्र हैं, नेशंस हैं। तो आप उस चीज़ें पढ़िए जो आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए, और आपको ज़्यादा ज्ञान न दे करके सिर्फ आपका यूपीएससी का पेपर क्लियर हो जाए, जो आपका विजन है, जो आपका गोल है, जो आपका पर्पस है, बस। और जो टीचर आपको मतलब कि इथिकली मिसयूज़ करता है कि आपके पापा रिक्शा चलाते हैं, आपके पापा धूप में कड़ी मेहनत करते हैं, आपके पापा मतलब दिन रात मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो, ये सिर्फ आपको गुमराह करते हैं। इससे आपका यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि कौन टीचर अच्छा है, कौन टीचर अच्छा नहीं है, कौन टीचर अच्छा जो आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रहा है, जो आपका सिलेक्शन कंप्लीट करा दे। और कुछ टीचर आप उनको जज कीजिए जो सिर्फ आपकी फालतू बातें करते हैं, आपको आपके सिलेबस से गुमराह करते हैं, आपके साथ सिर्फ ज़िंदगी के साथ आपको खिलवाड़ करते हैं, आपकी पूरी लाइफ को चौपट कर देते हैं, और आपसे हैवी अमाउंट, आपसे हैवी पैसा लेकर के सिर्फ आपको गुमराह करते हैं। तो उन टीचरों से हाथ जोड़ निवेदन है, बचिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।